यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया गया है। इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं रोहन सिंह से। बताएं रोहन, क्या है नए ड्राफ्ट में? जिस LOCF करिकुलम का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा खासतौर पे जो है वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका हो जो फील्ड वर्क है, लैब वर्क है, असाइनमेंट्स हैं और जो रियल लाइफ स्किल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस हो। इसके लिए ये पूरा करिकुलम तैयार किया गया है यूजीसी की तरफ से। और इसमें जो एक चीज़ जो विवादों में भी थोड़ी सी गिर गई है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को इसमें शामिल किया जाना। जो भारतीय परंपरा रही है उसकी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए जब केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो भारत में जो परमाणु की जो पुरानी अवधारणा थी उसको शामिल करने की बात है। कॉमर्स की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो शुभ लाभ की अवधारणा थी या फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उस पर खास तौर पे फोकस किया गया है। गणित या ज्योमेट्री में जब हम मंदिर की वास्तुकला की बात करते हैं या फिर मंडला ज्योमेट्री की बात करते हैं, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह से जब एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो फिर चरक सुश्रुत के जो विचार रहे हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। और कोशिश की गई है कि जो छात्र इसमें सीखेंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे, वो जो है लर्निंग आउटकम पे उनका फोकस रहेगा और टीचर सेंट्रिक से लेकर लर्नर सेंट्रिक जो फ्रेमवर्क है वो बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल 9 सब्जेक्ट्स के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में यूजीसी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये लाएगी। एक स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन है वो शुरू किया गया है और 20 सितंबर तक जो है सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस पर राय मांगी गई है। शुक्रिया रोहन। भारतीय नौसेना ने आज अपनी शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में 2 नए युद्धपोत वॉरशिप्स INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को शामिल किया है। ये दोनों स्वदेशी जहाज़ों की तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में की जाएगी। दोनों युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस हैं। इनमें 76 mm नौसैनिक बंदूकें और समुद्री युद्ध में पानी के अंदर चलने वाला टॉर्पीडो विस्फोटक हथियार भी शामिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना को पूरी तरह जवाबी कार्रवाई का मौका मिलता तो नतीजे और भी अलग होते। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म फोर्सेस ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम जरूरत पड़ने पर किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। वारशिप्स की क्विक डिप्लॉयमेंट को लेकर इंडियन नेवी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी उस ऑपरेशन के दौरान बहुत ही इफेक्टिव रही है। यदि नेवी को यदि अवसर मिल गया होता तब तो कुछ और भी संदेश चला गया होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक कार और बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कंपनी की पहली ई-विटारा को हरी झंडी भी दिखाई। मारुति के इस प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही कंपनी ई-विटारा का निर्यात 100 देशों में करेगी। इसमें जापान और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। ई-विटारा मारुति की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कंपनी इसी साल भारत में भी ईवी लॉन्च कर देगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आज मेक इन इंडिया में एक नया अध्याय बताया और प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरह से मारुति सुजुकी कंपनी मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। अब विदेशों में चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी मेड इन इंडिया लिखा होगा। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। अब आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है। अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जापान की शानदार दोस्ती की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर है।
भारत और जापान का रिश्ता केवल डिप्लोमेटिक रिलेशन से कहीं ऊपर सांस्कृतिक और भरोसे का रिश्ता है। हम एक दूसरे की प्रगति में अपनी प्रगति देखते हैं। मारुति सुजुकी के साथ हमने जो जर्नी शुरू की थी वो अब बुलेट ट्रेन की स्पीड तक पहुंच चुकी है। भारत जापान पार्टनरशिप की औद्योगिक संभावनाओं को साकार करने की बड़ी पहल यहीं गुजरात से हुई थी। मुझे याद है हमने 20 साल पहले जब वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू की थी तो उसमें जापान एक प्रमुख सहयोगी था। आप विचार कीजिए, एक डेवलपिंग कंट्रीज का एक छोटा सा स्टेट, उसका इन्वेस्टमेंट समिट और जापान जैसा डेवलप कंट्री उसका पार्टनर हो, ये दिखाता है कि भारत और जापान की नींव कितनी मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगहों पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान की बहाली को लेकर तैयारियां अब आखिरी चरण में है। आधिकारिक घोषणा से पहले भारत ने अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम को चीन रवाना किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं एक बार फिर से रोहन सिंह से। रोहन, बताएं क्या डेवलपमेंट है? जी, बहुत जल्दी आपको इसको लेकर अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जो अभी चीन का दौरा करेंगे एससीओ समिट के लिए, वहाँ पर इसकी घोषणा हो सकती है कि भारत और चीन के बीच जो सीधी उड़ानें हैं वो शुरू की जाए और अक्टूबर के में आप जो पहली सीधी उड़ान है 5 साल के बाद, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर की एक डेलीगेशन गया है चीन में। भारत जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है कि उसके अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और ये कोशिश की जा रही है जो आखिरी समय पर कोई जो औपचारिकताएँ हैं उसको पूरी की जा सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी तक जो दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि जो कोविड से पहले 5 साल पहले जो बायलैटरल एग्रीमेंट था, फिलहाल वही एग्रीमेंट रहेगा अस्थायी रूप से और फिर एक नए एग्रीमेंट पे काम होगा। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक पुराने एग्रीमेंट पर जारी रहेगा। लेकिन अक्टूबर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीधी उड़ानें जो है भारत और चीन के बीच दोबारा से शुरू की जाए और प्रधानमंत्री जो है जब अभी जाएंगे चीन तो उसके दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं बाजार की। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी का दिन था आज और बाजार में बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 15 मई के बाद निचले स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 256 पॉइंट गिरकर 24,712 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 850 पॉइंट गिरकर 80,787 पर बंद हुआ है। मार्केट की डिटेल बता रहे हैं आशीष। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन आप देखें तो मार्केट में आपको गिरावट नजर आई। अक्रॉस इंडिसीज अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप सब में अगर आप देखें तो गिरावट रही और निफ्टी तो देखें तो ऑलमोस्ट डे लो के करीब जाकर बंद हुआ। समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे ऐसे बाजार में जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो अगर आप देखें तो फार्मा पैक में कुछ नाम थे, लेकिन आयशर, एचयूएल, मारुति, आईटीसी ये नाम ऐसे हैं जहां पर 1 से लेके 2.5-3% की तेजी आपको देखने को मिली। गिरने वाले शहरों में बजाज फाइनेंस है, टाटा स्टील, सन फार्मा और श्रीराम फाइनेंस, यहां पर आपको गिरावट रही।
तकरीबन 2.5 से लेके 4% की। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप स्पेस यानी ब्रॉडर मार्केट्स में तो एबी फैशन, नायका इस स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है। एल&टी फाइनेंस और एनएलसी इंडिया इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन बीडीएल, पीबी फिनटेक, पूनावाला फिनकॉर्प और फैक्ट इन स्टॉक्स में आपको गिरावट नजर आई और बाकायदा डे लो के करीब निफ्टी की क्लोजिंग। मार्केट एक्सपर्ट और डिमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि जीएसटी कट से घरेलू इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट संभव है, इसलिए जीएसटी कट वाले सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए। मार्केट एक्सपेंसिव थी और आज भी एक्सपेंसिव चल रही है मार्केट, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि आप आज की तारीख में जो भी इन्वेस्टर निवेश कर रहा है वो हाई पीस पे, हाई वैल्यूएशंस पे निवेश कर रहा है, तो उसके हिसाब से तो मतलब रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कम है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे, सेलेक्ट स्टोरी पे ही आप फोकस करिए, मार्केट को छोड़ दीजिए फिलहाल, बिकॉज मार्केट एक्सपेंसिव है। आपने देखा है सब पीस ने सब सेलिंग हो रही है। हमारी ईएम मार्केट के अंदर में इंडिया इज द वर्स्ट परफॉर्मर एंड स्टिल अवर पीस सबसे ज्यादा है, एलिवेटेड है। तो फोकस करिए जीएसटी वाले सेगमेंट पे जो उनको रिलीफ मिलेगी। होपफुली ये रिलीफ जेन्युइन होगी, ना कि एक जगह से कटेगा और दूसरी जगह से बटेगा। और आज के कमजोर बाजार में भी प्रोटीन ईगो का शेयर हीरो ऑफ द डे बना रहा। आखिर शेयर में जोरदार तेजी के क्या रहे ट्रिगर, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कंपनी को आधार सर्विसेज के लिए 1160 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 188 डिस्ट्रिक्ट्स में अगले 6 साल के लिए ऑर्डर मिला है। और दरअसल अगर आप देखें तो आज 2:30 बजे इसका कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुआ इस ऑर्डर विन के ऊपर। तो हम देखेंगे कि गुरुवार को क्या कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कमेंट्स आती है कि नहीं, एनालिस्ट का क्या मानना है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो स्टॉक बहुत ही सिग्निफिकेंटली ऑफ हाइज है। 60% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। और आपको याद होगा मई महीने में जब पैन 2.0 के लिए इनकी बिड रिजेक्ट कर दी गई थी, इसके बाद से स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी। अभी भी 60% के करीब का जो है ऑफ हाइज चल रहा है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी के कारोबार थोड़े से इंटरेस्टिंग नजर आते हैं। वैल्यू तो है यहाँ पर। अब देखें जैसे इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, इसमें इनके लिए 250 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला हुआ है। और ये क्या करते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए के तौर पर काम करते हैं। अब इंश्योरेंस के लिए काम कर रहे हैं और साथ में अगर आप देखें तो यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यहाँ पर तो कंपनी के पास जो रिकॉर्ड कीपिंग का एजेंसी है इसमें ऑलमोस्ट 100% का मार्केट शेयर होल्ड करके चलते हैं। मार्केट लीडर हैं। स्टॉक जैसे कि मैंने बताया कि हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है और ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स ऐसी बता रही कि FY27 में तकरीबन 20 रुपए की ईपीएस देखने को मिल सकती है। यानी इस भाव पर अगर आप देखें तो स्टॉक फिलहाल 45 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है। वोडाफोन आइडिया में आज 10% से ज्यादा की गिरावट रही। क्यों है आज एक्सीडेंट ऑफ द डे, ये बता रहे हैं यतीन मोता। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद ये थी कि एजीआर के जो ड्यूज़ हैं जो बहुत जल्द मैच्योर होने वाले हैं वोडाफोन आइडिया में, वहाँ कुछ राहत मिलेगी सरकार के द्वारा। इनफैक्ट 2-3 मीडिया आउटलेट्स ने ये भी रिपोर्ट किया था कि पीएम मोदी के टेबल पे प्रपोजल चला गया है। तो एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन एमओएस टेलीकॉम ने दिया और राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने ये कहा कि किसी प्रकार की रिलीफ की बात ही नहीं है। कोई एजीआर ड्यू कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि कन्वर्जन होते ही वो पीएसयू बन जाएगी। तो सरकार की कोई योजना नहीं है कन्वर्जन की, ना ही कोई डीओटी के पास प्रपोजल है को जो ये कहता है कि एजीआर ड्यूज़ को जो है यहाँ से कम करना चाहिए। कोई राहत पैकेज डिस्कस नहीं हुआ है टेलीकॉम मंत्रालय में। तो उनके ये सफाई के बाद, ये क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक में आपको बिल्कुल ही एक बड़ा 9% का डिप देखने को मिल रहा है। अगर आप जानते हैं तो ये मीडिया रिपोर्ट्स के बाद स्टॉक में 20% की रैली आई थी और एजीआर ड्यूज़ जो है वोडाफोन आइडिया के अब 80,000 करोड़ रुपए के पार हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रिलीफ नहीं मिलती है तो एग्जिस्टेंस पे एक चैलेंज आएगा। देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन हाँ, सरकार के इस बयान के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर। और बाजार की नज़र इन दिनों ओला इलेक्ट्रिक पर बनी हुई है। आज ये शेयर दौड़ा है, लेकिन क्यों दौड़ा बता रहे हैं सुदर्शन। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे पहले आज जो न्यूज़ उन्होंने अनाउंस किया है कि उनको सर्टिफिकेशन मिल गया, PLI सर्टिफिकेशन, जिसके कारण वो जेन 3 स्कूटर्स के लिए है। टोटल S1 जेन 3 में उनके 7 स्कूटर्स हैं, सातों को सर्टिफिकेशन मिल गया है। उसके लिए उनको इंसेंटिव मिलेगा जो कि टोटल सेल्स वैल्यू का
13 to 18% के रेंज में रह सकता है और वो होगा 2028 तक। अब जेन 3 स्कूटर को ये मिलने के बाद अब उनका जेन 2 को पहले मिल चुका था, तो टोटल पोर्टफोलियो को अब सर्टिफिकेशन मिल गया है। अब इसके बाद ये जेन 3 वाला इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि अगर जो इनका टोटल वॉल्यूम देखोगे तो ऑलमोस्ट 50% जो वॉल्यूम्स आते हैं वो जेन 3 स्कूटर से आते हैं। इसके लिए आपको आज स्टॉक में ऊपर की तरफ बढ़त देखने को मिला है। अब आते हैं कि कंपनी ने क्या बोला कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो पहले Q1 रिजल्ट के बाद कंपनी ने बोला था कि ऑटो बिजनेस का EBITDA जो होगा Q2 में पॉजिटिव हो जाएगा और FY26 में जो ऑटो बिजनेस EBITDA मार्जिन का टारगेट उनका था वो 5% या उससे ज़्यादा। अब वो बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट भी जो होगा वो भी Q2 में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने के आसार हैं इस न्यूज़ के कारण। तो देखने को होगा कि क्या Q2 में रियली इम्पैक्ट होगा प्रॉफिट पे या नहीं, लेकिन लास्ट कुछ एक दिन में इस स्टॉक में अच्छा बढ़त देखने को मिला है। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त एडिशनल टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल से भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू होगा। इसका क्या होगा असर, समझा रहे हैं यतीन मोता। ट्रंप की जो दादागिरी है और ट्रंप के जो टेंट्रम है उसका क्लियर इम्पैक्ट आपको भारतीय एक्सपोर्टर्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम 25% बेसलाइन टैरिफ की बात करें तो जो इफ़ेक्टिव टैरिफ है अब 25% और बढ़ जाएगा, यानी 50% जो है यहाँ आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा आपको कुल टैरिफ का इम्पैक्ट। भारत की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ज़्यादातर जो है लगभग 2/3 एक्सपोर्ट्स आपको इम्पैक्ट होते हुए नज़र पड़ेंगे, क्योंकि 1/3 एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं हो क्योंकि एग्जेम्पशन कैटेगरी में है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं या अगर आप मान लीजिए उसको फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं तो वहाँ एग्जेम्पशन मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग $60 बिलियन यानी लगभग अगर आप वैल्यू वाइज इसको देखें तो 5 लाख करोड़ के गुड्स पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, जहां 50% की ड्यूटी लगेगी। खास करके जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उनमें है टेक्सटाइल, जेम्स, श्रिम्स और काफ़ी सारे एग्री प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें कहाँ एग्जेम्प्ट है तो जो फार्मा के रॉ मटेरियल्स हैं यानी APIs, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और चुनिंदा कॉपर आइटम्स पे US सरकार ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। हालांकि अगर हम श्रिम्स की बात करें तो भारत लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में US में श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ आपको एक बड़ा टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम देखें तो सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री में से एक आपको नज़र पड़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा है, लगभग साल का हम लोग 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ US का जो है 35% हिस्सा है और कुल टैरिफ जो लगेगा वो लगभग 65% आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का यहाँ एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ भी कुल टैरिफ 50% से ज़्यादा होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो क्लियरली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स होते हैं US को, ये 40 से 50% गिरने की उम्मीद है जब तक ये टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो मेजर्स हैं, सरकार काफ़ी सारी PLI स्कीम डोल आउट कर रही है, काफ़ी सारे सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को देने की उम्मीद है। ऑब्वियसली GST कट अगर होता है तो जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सरकार की तो जिस हिसाब से भारत जो एक्सपोर्ट हब्स हैं जैसे कि दुबई मान लीजिए, यहाँ अगर कोई पैक्ट होता है तो वो भी बाईपास करने में उम्मीद रहेगी कि टैरिफ्स को बाईपास करें। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा US इम्पोर्ट टैरिफ जो है वो भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगा हुआ है, वो किस तरीके से भारत इसको निपटता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन आपको इन सारे के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है। और आज आवाज अड्डा में भी इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा होने वाली है। मोदी का संदेश, नहीं झुकेगा देश, शाम 7:57 पर। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने आज सुबह सुबह छापे मारे हैं। हमें जानकारी मिली है कि कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़ी हुई जांच के तहत की जा रही है। ईडी के अधिकारी 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल ये मामला अस्पताल निर्माण में स्कैम से जुड़ा हुआ है। घोटाला करीब 5590 करोड़ रुपए का बताया जाता है। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने
24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इसके तहत 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनाना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ईडी के छापों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। देखिए, सौरभ भारद्वाज के घर पे रेड क्यों की जा रही है, क्यों उन पे रेड हुई? क्योंकि कल से पूरे देश में चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है, उसको छुपाने की कोशिश हो रही है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, इसलिए ये रेड कराई जा रही है। सौरभ जिस पीरियड की ये पूरी बात कर रहे हैं, जिसका ये आरोप लगा रहे हैं, उस पीरियड में तो सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि भाई आपने इस टाइमलाइन पे आरोप लगाया, मैं इस टाइम पे मंत्री नहीं था। इसका मतलब पूरा केस फर्जी है। हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कहा। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं, कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। चुनावी सीजन में बिहार की नीतीश सरकार ताबड़तोड़ फैसले करने में जुटी है। निवेश को बढ़ाने के लिए उन्होंने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 BIPPP 2025 लागू किया है। इसके तहत निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 30% तक कैपिटल सब्सिडी भी सरकार देगी। साथ ही 100 करोड़ रुपए के से अधिक का निवेश करने पर और 1000 से ज़्यादा नौकरियां तैयार करने पर इंडस्ट्रियल यूनिट को 10 एकड़ ज़मीन फ्री मिलेगी। 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने पर 25 एकड़ तक ज़मीन फ्री मिलेगी। साथ ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ ज़मीन मिलेगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना ज़रूरी होगा। इसके अलावा किसान सलाहकारों के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। उनके वेतनमान को बढ़ा दिया गया है। 2 स्लैब वाली जीएसटी को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों के साथ सलाह मशवरा शुरू किया है। 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में तारीखों का अंतिम फैसला हो जाएगा। बाकी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, सितंबर के पहले हफ्ते में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली जीएसटी पर फैसला आना संभव है, लिहाजा इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है कि आखिरकार जो भी फैसले होंगे उन्हें कब से और कितनी जल्दी लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि जीएसटी कटौती की उम्मीद को लेकर बहुत सारे सेक्टर में इस चीज को लेकर यह है कि कब से ये लागू होगा, ताकि वो अपने खरीदने के प्लान को और ना पोस्टपोन करें। उम्मीद यही की जा रही है कि नए जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत है उससे पहले तमाम फैसले लागू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर इन फैसलों को लागू करें, क्योंकि जो जीएसटी है पूरे देश में एक साथ लागू होनी होती है, लिहाजा राज्य सरकारों को भी अपने लेजिस्लेशन में बदलाव करना होता है। तो इसलिए केंद्र राज्य सरकारों को भी ऑनबोर्ड लाकर तमाम जितने भी फैसले हैं जीएसटी काउंसिल की, जिसमें दरों में कटौती काफी अहम है, स्लैब में बदलाव काफी अहम है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, ताकि जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर फैसला हो उसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। इधर देश भर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में कई जगहों पर बादल फटने की खबर है। डोडा में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। बाढ़ में काफ़ी नुकसान हुआ है। इधर राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली के देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से झमाझम बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, बिहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर कटरा से वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। बिगड़ते मौसम की वजह से अर्धकुमारी के पास ये लैंडस्लाइड हुआ। दूसरी तरफ जम्मू में बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हैं
और तवी नदी पूरे उफान पर है। बिगड़ते मौसम का यातायात पर भी असर पड़ा है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली से जम्मू कटरा जाने वाली 10 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इसमें दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत भी शामिल है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। गणपति उत्सव की एक बार फिर से बधाई। नमस्कार।